चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है दैट इज गोइंग चैप्टर इज बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन, और उसमें भी जो चल रहा है हमारा वो है बायोटेक इन एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। यही है ना। कल की जो क्लास थी हमारी उसमें हमने डिस्कस किया कि एग्रीकल्चर फील्ड ने एग्रीकल्चर फील्ड ने किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत ज़्यादा हाई वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स को बढ़ाया, हाई यील्ड बढ़ाया, न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ बढ़ाई, सॉइल के फर्टिलिटी रेट को जो लॉस होने से बचाया, उसमें बहुत सारे मिनरल्स को एड ऑन करवाया, प्लांट्स को एनवायरमेंटल स्ट्रेस के लिए रेजिस्टेंस बनाया, या आप कह सकते हैं कि प्लांट्स को किसी पेस्ट इंसेक्ट्स के लिए भी रेजिस्टेंस बनाया गया। ये सारे काम किए किसने? ये बेनिफिट्स थे बायोटेक्नोलॉजी के इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में। और जिसके अंदर ये पूरा जो काम हुआ था बायोटेक्नोलॉजी को जो इंक्लूड किया गया था वो क्या बनाने में यूज़ किया गया था? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाने में यूज़ किया गया था, जो कि 3 टाइप्स में हमने पढ़े थे कि अगर किसी भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है देन इट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? ट्रांसजेनिक प्लांट्स। एनिमल का हम नहीं पढ़ेंगे, बॉटनी में एनिमल का पार्ट नहीं है, जूलॉजी में है, आपने डॉली सीड वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, वो ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर में आती है, ठीक है। और ऐसे ही ट्रांसजेनिक माइक्रोब, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, GMMS, ठीक है, ये जो है हमने पढ़ा भी था। जैसे हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा था कि एक इकोलाई सेल के पास जब तक ह्यूमन का जीन नहीं था तब तक वो नॉर्मल सेल थी, बट व्हेन द इकोलाई सेल हैव द ह्यूमन इंसुलिन जीन इन इट्स साइड देन इट विल कंसीडर एज व्हाट? तब ये कैसे कंसीडर करी जाएगी? एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब, क्योंकि छोटा है तो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हमें इसके अंदर कल जो पूरा हमने इंट्रोडक्शन फेज तो पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बेसिकली क्या? ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, बस यही तो हमें पढ़ना है, बस और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में विल डिस्कस अबाउट ओनली द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, या आप कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, शॉर्ट में लिख दिया है GMPS। सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स का मतलब हमें पता है प्लांट्स विच हैव ट्रांसजीन, वेरी सिंपल, ठीक है। यानी कि ये ऐसे प्लांट्स होते हैं विच हैव ट्रांसजीन्स, ठीक है। प्लांट्स हैव ट्रांसजीन। अच्छा, ट्रांसजीन क्या होते हैं? जो किसी दूसरे प्लांट से एक प्लांट में, होस्ट प्लांट में आपने ट्रांसफर किया है, तो वो जो प्लांट होगा आप हम उसे ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे। सबसे फर्स्ट नहीं कहना चाहिए वैसे मुझे, आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए गए वो सबसे पहले किसका यूज़ किया गया, तो आइए आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ BT कॉटन। कलर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दिखाई दे तो बता दीजिएगा, ठीक है। BT कॉटन। सबसे पहले तो हमें ये समझना है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसजेनिक प्लांट था इट वॉज, ठीक है, हाईली और सक्सेसफुल कह सकते हैं हम इसे, ट्रांसजेनिक क्रॉप और ट्रांसजेनिक प्लांट, ये था BT कॉटन फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं इंडिया की बात करूं कि इंडिया में इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया, देन दिस BT कॉटन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया सक्सेसफुली, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया सक्सेसफुली इन 2002 में किया गया। पूछा जाता है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ईयर। 2002 में इसको क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। अब हमें ये समझना है कि BT कॉटन होता क्या है। कॉटन तो हम जानते हैं, कपास है ना। कॉटन का तो मतलब हमें पता है कि यहाँ कॉटन के प्लांट की बात हो रही है। ऐसा क्या रहा होगा इस कॉटन के प्लांट में जो इसको ट्रांसजेनिक प्लांट कंसीडर किया गया? क्योंकि इसके पास में ये जीन इंट्रोड्यूस किया गया एंड दिस जीन वॉज BT। क्या मतलब है? पहले हम इसको समझते हैं। कॉटन हमें पता है, कॉटन क्या है? कपास का प्लांट है ना, कॉटन प्लांट है।
इसको इस जीन के साथ जब इंट्रोड्यूस किया गया तब ये बीटी कॉटन एक ट्रांसजेनिक प्लांट में कंसीडर किया गया। ठीक है, चलिए समझते हैं बीटी क्या है। ठीक है, ये हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये बीटी क्या है। सुनना, बीटी एक सॉइल बैक्टीरिया है, पहली बात। ठीक है, बीटी क्या है, एक सॉइल बैक्टीरिया है जिसमें अगर मैं अलग अलग बात करती हूँ, बी स्टैंड्स फॉर बैसिलस एंड टी उसका स्पेसिफिक नेम है। बी स्टैंड्स फॉर जेनेरिक नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया एंड टी स्टैंड्स फॉर द स्पेसिफिक नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया, सॉइल बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो सॉइल बैक्टीरिया है बीटी, इसका जो बी है इट स्टैंड्स फॉर बैसिलस, ये इसका जेनेरिक नेम है बैसिलस। टी जो है स्पेसिफिक नेम है एंड दैट इज व्हाट, दैट इज थ्रूएनजिएंसिस। ठीक है, दैट इज व्हाट, थ्रूएनजिएंसिस, ये इसका पूरा नेम है बीटी का। ये जो सॉइल बैक्टीरिया है, अब देखो समझना है आपको, अगर मैं बहुत पहले यानी कि बिफोर 2002 से हम बात करें, बिफोर 2002 से, उस टाइम पे क्या होता था, कॉटन, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिनमें बहुत ज़्यादा डिजीज बहुत जल्दी लगती है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिएगा, क्रॉप्स के नाम बता रही हूँ मैं आपको, जैसे कॉटन ही है, राइस है, ब्रिंजल है ना, ये कुछ सोयाबीन है, कॉर्न है, मक्का है ना, ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो बहुत जल्दी, या मैं ये कह सकती हूँ कि हाईली सेंसिटिव क्रॉप्स होती हैं ये। ठीक है, ऐसे ही क्रॉप कॉटन भी था। कॉटन में क्या होता है, कॉटन में जनरली जो कॉटन बॉल होता है, ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो कॉटन बॉल काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, उसके अंदर कॉटन होता है, उसकी ओपनिंग होती है, तब जाकर के उसमें से कॉटन निकाला जाता है। ठीक है, जो बाकी के फिर फैब्रिक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे जनरली क्या होता था, बिफोर 2002 ईयर से हम बात करें, तो उस टाइम पे जो फार्मर्स होते थे उनको बड़ा लॉस होता था। क्यों? क्योंकि जो बॉल बनते थे, कॉटन बॉल थे, उनको इंसेक्ट डैमेज कर देते थे, तो उनके अंदर ठीक से कॉटन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता था। तो जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था एक पर्टिकुलर क्रॉप का एक फील्ड में, उससे कहीं कम ही रह जाता था वो। तो इससे क्या होता था, एक तरह से लॉस हो रहा था, इकोनॉमिकली लॉस हो रहा था। ठीक है, उन पर्टिकुलर फार्मर्स को भी लॉस होता था, और सीधी सी बात है अगर किसी क्रॉप का लॉस हो रहा है तो कंट्री को भी उतना ही लॉस होता है। तो वही सेम कहानी यहाँ भी थी। अब उस टाइम पर साइंटिस्ट ने क्या सोचा, उनको मेन मोटिव क्या था, मेन एम क्या था बायोटेक को एग्रीकल्चर के फील्ड में इंक्लूड करने का, कि आपको फूड का रेट बढ़ाना है बस, है ना, विद न्यूट्रिटिव क्वालिटीज़ के साथ में, और एनवायरमेंटल कंडीशंस को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, एनवायरमेंट को भी आपको मेंटेन करके रखना है, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होना चाहिए, एक्सपेंसिव भी नहीं होना चाहिए, ताकि उसे हर कोई एफर्ट ना कर पाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाए जस्ट टू प्रोटेक्ट, ठीक है, या जस्ट टू अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, वो जो कॉटन के जो बॉल है, कॉटन बॉल वॉर्म होता है, वो एक इंसेक्ट है जो उनको नहीं बनने देता है, उस बॉल को पूरा नहीं बनने देता है, उसमें प्रॉपर तरीके से कॉटन का फॉर्मेशन नहीं होने देता है। तो उन्होंने यूज़ किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कैसे वर्क करता है। अब समझिएगा, देखो ये सॉइल बैक्टीरिया है, इस सॉइल बैक्टीरिया के पास में, बीटी के पास में एक प्रोटीन होती है, एक जीन होता है ना, प्रोटीन। इट हैज़ वन जीन, क्राई, शॉर्ट में लिखा है मैंने, वैसे तो ये जो जीन है ना इसको इटैलिक में लिखा जाता है, अब हम इटैलिक तो नहीं लिख सकते, इसीलिए आप इसे स्मॉल लेटर में लिखेगा पूरा, क्राई जीन, ये जीन होता है। दिस बीटी यानी कि जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरियम है, इट हैज़ वन क्राई जीन। ठीक है, अब ये जो क्राई जीन है, हमें पता है जीन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद को एक्सप्रेस करते हैं। ये जीन क्या करेगा, ये जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है, और ये ट्रांसक्राइब करके क्या बनाएगा, अपना mRNA बनाएगा। ठीक है, और फिर वो mRNA अंडर ट्रांसलेशन एंटर करेगा, ये सारी कहानी आप पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेशन होगा, और फिर ट्रांसलेशन करके ये क्या बनाएगा, ये एक प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन है क्राई प्रोटीन। इस प्रोटीन को ऐसे लिखते हैं नॉर्मल, कैपिटल C होता है और I।
देखिए ये क्राई प्रोटीन है, ये बना दी किसने? क्राइजीन ने। किसके थ्रू? सेंट्रल डोग्मा के 2 स्टेप्स को इंक्लूड करके, ठीक है। और किसके अंदर बना दी? इस बीटी के अंदर बना दी। बीटी हैव दिस जीन और ये प्रोटीन भी इसके पास बन गई है। क्राई रोने वाला क्राई नहीं है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे जो क्राई है ना, क्राई मतलब ये जो प्रोटीन बनी है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनी है, ठीक है। दिस इज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो यहाँ पर जो क्राई का मतलब है दैट इज फॉर क्रिस्टलाइन प्रोटीन। क्रिस्टल फॉर्म में ये प्रोटीन बन के तैयार हो गई। अब क्या होता है, जब कोई भी इंसेक्ट इस प्रोटीन को खाएगा, ठीक है, यानी कि इस बैक्टीरिया को इनहेल करेगा, हम ऐसे कह सकते हैं, तो क्या होगा? इस बैक्टीरिया के पास में ये जीन है, ये जीन ये प्रोटीन बनाएगा विद दीज 2 स्टेप्स। और उसके बाद में ये प्रोटीन कैसी होती है? टॉक्सिक होती है इंसेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो कैसी होती है? इट इज टॉक्सिक फॉर इंसेक्ट्स। और अब ये किस तरह से काम करेगी, हमें अब ये समझना है। सपोज करिएगा कि किसी एक इंसेक्ट ने इस प्रोटीन को क्या किया है? इनहेल किया है, ठीक है। और कोई भी जब हम खाना खाते हैं यानी कि बैक्टीरिया के कहाँ जाएगा? वो सीधा स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइनल रीजन में जाएगा, उसके मिडगट रीजन में जाएगा, ठीक है। ये है वो उसका मिडगट रीजन। हमें पता है ये ल्यूमेन है जहाँ से फूड आना है, और ये उस मिडगट के एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। ये उस मिडगट के एपिथेलियल सेल्स हैं, वी नो दैम, ठीक है। ये हमने उसका गट रीजन बनाया है, मिडगट रीजन इंसेक्ट का। ये उसका ल्यूमेन है जहाँ पे फूड आया है, और इस फूड के साथ साथ अगर उसने इस बैक्टीरिया को इनहेल किया है तो ये क्राइजीन भी आया है, और या हम ये कह सकते हैं कि क्राई प्रोटीन आया है। ये प्रोसेस वहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी। जनरली बैक्टीरिया के पास में क्रिस्टल फॉर्म में प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन आया है इसके साथ में यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोटीन कैसे डेथ करेगा? अभी तो आप ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कि ऐसा क्या है इस प्रोटीन में जो इंसेक्ट को तो किल कर रहा है लेकिन बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया को तो इसे किल कर देना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटीन तो बैक्टीरिया के ही अंदर में बन रही है। उसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है कि जब ये बैक्टीरिया के अंदर में प्रोटीन बनती है तब ये उस टाइम पर कैसे फॉर्म में रहती है? इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। तो ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है, जो क्राई प्रोटीन है, ये कैसे रहेगी? इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, इनएक्टिव फॉर्म में इनसाइड बैक्टीरियम, ठीक है, इनसाइड बीटी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर में कैसे रहती है? इनएक्टिव फॉर्म में रहती है या प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहती है। कैसे रहती है? प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में। हमें पता है ना, प्रो एंजाइम, प्रो हार्मोन्स, ये सब इनएक्टिव फॉर्म्स होती हैं। ऐसे ही इस टॉक्सिन की जो फॉर्म है ये प्रोटॉक्सिन है। तो यहाँ टॉक्सिक हमने लिखा हुआ है इंसेक्ट के लिए। इंसेक्ट के लिए कैसे काम करती है अब हमें ये समझना है। यहाँ पे एक इंसेक्ट ने इसको इनहेल किया, उसके स्टमक के अंदर गया, इंटेस्टाइनल रीजन में, मिडगट के रीजन में आया। यहाँ पर एल्कलाइन पीएच होता है, ठीक है। जो इंसेक्ट होते हैं उनका जो मिडगट होता है उसका जो पीएच होता है वो एल्कलाइन पीएच होता है, बेसिक पीएच। इस पीएच में आते ही ये अभी तो क्रिस्टल फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, यहाँ पर आते ही प्रोटीन सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगी, मिक्स हो जाएगी, घुल जाएगी अच्छे से। उसको ये पीएच मिल गई है। एक्टिव करने के लिए उसको एल्कलाइन पीएच का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्म में आ गई है? सॉल्युबलाइज हो गई है, सॉल्युबल फॉर्म ऑफ क्राई प्रोटीन। कहां पर हुई है बताइए? इनसाइड द मिडगट रीजन ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, यहां हुई है ये कहानी। अब क्या होगा? जब ये सॉल्युबलाइज फॉर्म में हो गई तो अभी तक तो ये प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में थी। नाउ दिस क्राई प्रोटीन बिकम टॉक्सिक इन नेचर। अब ये क्राई प्रोटीन कैसे हो गई है? टॉक्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई है। अभी तक तो ये प्रोटॉक्सिन में थी, इनएक्टिव फॉर्म में थी, बट जैसे ही वो मिडगट के अंदर गई, एल्कलाइन पीएच में सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हुई, वैसे ही ये टॉक्सिन प्रोटीन बन गई। आया समझ में? अब क्या होगा?
ये सब सेल्स हैं, हमें पता है एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है? दीज आर एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट रीजन ऑफ इंसेक्ट, है ना। क्या कहानी हुई? टॉक्सिन फॉर्म में जैसे ही प्रोटीन आई वैसे ही इसने क्या क्रिएट करना शुरू किया? इन एपिथेलियल सेल्स में पोर्स क्रिएट किए। क्या किए? छेद बना दिए, पोर्स क्रिएट किए, ठीक है। सो नाउ दिस टॉक्सिन प्रोटीन क्रिएट्स पोर्स। कहाँ पे? इन एपिथेलियल सेल्स, इन एपिथेलियल सेल्स। मैं इधर लिख रही हूँ, याद रखिएगा, ठीक है, ये अलग है, इन एपिथेलियल सेल्स। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये जो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स में स्वेलिंग हुई, ठीक है। नाउ सेल्स बिकम स्वेल कर गई, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? ये सेल बस्ट हो गए, फट गए, ठीक है। देन सेल लाइसिस, सेल की क्या हुई? बस्टिंग हो गई, सेल की बस्टिंग हो गई। सेल्स में पोर्स क्रिएट किए इस टॉक्सिन प्रोटीन ने। टॉक्सिन में वो कब कन्वर्ट हुई? जब उसको एल्कलाइन पीएच मिला, जो कि इंसेक्ट के मिडगट रीजन में प्रेजेंट है। उसके जो एपिथेलियल सेल्स थे उसमें उसने पोर्स क्रिएट किए और उसकी वजह से सेल स्वेल कर गए एपिथेलियल सेल्स और सेल की बस्टिंग हो गई। अब जब सेल की बस्टिंग हो जाएगी तो आप बताइए क्या होगा? इसको तो खाना ही नहीं मिल पाएगा, इस इंसेक्ट को तो खाना ही नहीं मिल पाएगा ना, उसका तो गट रीजन खत्म हो गया, तो वो खाना ही नहीं आ पाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? भूख की वजह से इस इंसेक्ट्स की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स्टार्विंग कंडीशन अकर्स इन इंसेक्ट एंड इंसेक्ट विल डाई, ठीक है। स्टार्विंग कॉज हो जाएगी इन इंसेक्ट, भूखमरी, भूख लगेगी उसको पर खाना नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट विल डाई, ठीक है। इस तरह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ये मुझे बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, और प्रॉपर बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ये भी बताइएगा। इंसेक्ट विल डाई नीचे लिखा हुआ है, ये एक बार देख लीजिएगा। ऊपर एपिथेलियल सेल्स और नीचे स्टार्विंग इंसेक्ट। मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर ये नीचे से आपको नहीं शो हो रहा है। ये इंसेक्ट डाइज, विल डाई। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ या ना जल्दी से बोलिएगा बच्चों, हाँ या ना जल्दी से बोलिए। आ गया साक्षी, वैष्णवी, चलिए ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से काम किया। अभी मैंने आपको किसका फंक्शनिंग बताया है? बीटी का फंक्शनिंग बताया। बीटी क्या करता है? इसके पास में क्राइजीन होता है जो ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाता है और फिर ट्रांसलेशन करके क्रिस्टल फॉर्म में प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में होती है, ठीक है, बैक्टीरिया के पास। बैक्टीरिया को ये इसलिए नहीं किल करती है क्योंकि बैक्टीरिया के पास इनएक्टिव फॉर्म में होती है, उसके पास में अल्कलाइन पीएच नहीं होता है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो बैक्टीरिया के अंदर तो ये इनएक्टिव फॉर्म में कह लीजिए या प्रोटॉक्सिन फॉर्म में कह लीजिए। जब कोई इंसेक्ट से इनहेल करता है तो ये इंसेक्ट के मिडगट रीजन में जाकर के उसमें जो एल्कलाइन पीएच है उसमें उसकी वजह से सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जब ये सॉल्युबलाइज प्रोटीन कन्वर्ट होती है क्रिस्टल फॉर्म से तो ये टॉक्सिक प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये उस इंसेक्ट के एपिथेलियल सेल्स में, ये है एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट, उनमें पोर्स क्रिएट करेगी और उसके बाद में सेल्स स्वेल कर जाते हैं और फिर उन सेल्स की बस्टिंग हो जाती है, लाइसिस हो जाती है, फट जाते हैं सेल्स, जिसकी वजह से स्टार्विंग कंडीशंस देखने को मिलती है इंसेक्ट्स में और अल्टीमेटली भूख की वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ये कहानी होती है इस बीटी की। साइंटिस्ट ने इसी का यूज किया किसके अगेंस्ट? वो जो कॉटन बॉल वॉर्म है उसके अगेंस्ट, उस कीड़े के अगेंस्ट, उस इंसेक्ट्स के अगेंस्ट जो बॉल वॉर्म को नहीं, जो बॉल को नहीं बनने देता है, ठीक है। तो मैं इसे रद्द करती हूँ और हम अब आगे की कहानी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म था बीटी का, बैसिलस थुरिंजिएंसिस का, ठीक है। उसके क्रिस्टल फॉर्म प्रोटीन कब होती है और कैसे वो प्रोटीन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये उसका पूरा मैकेनिज्म था। अब हम आते हैं साइंटिस्ट ने इसका किस तरह से यूज किया,
कॉटन के प्लांट में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बीटी हैं, बीटी टॉक्सिन्स हैं, बहुत सारे क्राई प्रोटीन है, नियर अबाउट 1 to 9 प्रोटीन्स हैं, और सभी प्रोटीन्स को अलग अलग स्पेसिफिक इंसेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है आज के टाइम में, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं बीटी, मतलब बीटी टॉक्सिन, ठीक है। बीटी जो है ये बैसिलस थ्रिंजिनेसिस की बात है, इसके पास जो क्राई प्रोटीन है हम उसे बीटी टॉक्सिन भी कह सकते हैं। सो बीटी टॉक्सिन, नॉट बीटी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ बीटी टॉक्सिन, ठीक है, दैट इज क्राइजीन। सो बीटी टॉक्सिन वॉज यूज्ड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट यूज करी गई? यूज्ड अगेंस्ट टू कॉटन बॉल वॉर्म, ठीक है, कॉटन बॉल वॉर्म के अगेंस्ट इसको यूज किया गया। किसको? बीटी टॉक्सिन को। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है नीट में, डायरेक्ट इसका नाम आता है बैसिलस थ्रिंजिएंसिस, आपको आना चाहिए, डायरेक्ट नाम पूछा जाता है, ठीक है। अब इसकी जो बीटी टॉक्सिन है, आप इसे बीटी टॉक्सिन कह लीजिए या क्राई टॉक्सिन कह लीजिए या क्राई प्रोटीन कह लीजिए, एक ही मतलब है। सो दिस क्राई प्रोटीन वाज यूज्ड अगेंस्ट टू कॉटन बॉल वॉर्म, ठीक है। कैसे किया गया? देखिए क्या कहानी हुई, वो जो जीन है, इस प्रोटीन को बनाने के लिए जो जीन है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म, नहीं मैकेनिज्म तो हमने पहले पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं इसका यूज्ड, है ना, हम यूज पढ़ रहे हैं इसका, यूज ऑफ बीटी कॉटन, यूज ऑफ बीटी टॉक्सिन टू अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में? कॉटन बॉल वॉर्म। ये ऐसे कर लीजिएगा, थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ठीक है, यूज टू अगेंस्ट कॉटन बॉल वॉर्म। अच्छा अब क्या हुआ देखिएगा, जो क्राइजीन है, स्मॉल में लिखना है, याद रखिएगा, जो क्राइजीन है इस जीन को किसके साथ लाइगेट कराया गया? कोई ना कोई तो वेक्टर चाहिए ना, आप डायरेक्ट तो प्लांट में इसको इंट्रोड्यूस नहीं करा दोगे। दिस क्राइजीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू, दिस क्राइजीन इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू, किसमें किया गया? कॉटन प्लांट में। किसके अंदर किया गया? कॉटन प्लांट्स के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। किसके थ्रू? कोई ना कोई तो वेक्टर चाहिए ना, तो किस वेक्टर के थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया? वाया वेक्टर। हमने प्लांट के लिए वेक्टर पढ़ा था, एक वेक्टर है ना जो टीआई प्लाज्मिड है, वो किसका होता है? एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, है ना, तो एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का ट्रांसफर प्लाज्मिड यूज करके, ठीक है, ट्यूमीफेशियंस, इसको यूज करके ये सारी कहानी कंप्लीट करी गई। कॉटन प्लांट के अंदर आ गया ये जीन इस वेक्टर को यूज करके। क्या हुआ? कॉटन प्लांट में आया, नेचुरल सी बात है, अब जो ये क्राइजीन है ये इस प्लांट के अंदर आ चुका है, ठीक है, आकर के वही सेम कहानी करी होगी, इसने खुद को ट्रांसक्राइब किया और ट्रांसलेट किया, ठीक है, और किस में कन्वर्ट किया बेटा? क्रिस्टल प्रोटीन में, क्राई प्रोटीन में। बट रिमेंबर अभी इस प्लांट की लीफ के पास, प्लांट के अंदर किया है ना, तो प्लांट की लीफ बेसिकली वो जो कॉटन बॉल वॉर्म है वो लीफ खाता है ना, और बॉल को नहीं बने देता, बॉल मतलब वो भी तो एक लीफ का पार्ट ही है। तो क्राई प्रोटीन अभी तक यहाँ पर कैसे फॉर्म में है? ये अभी यहाँ प्रोटॉक्सिन फॉर्म में है, या आप कह सकते हैं कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, प्रोटॉक्सिन फॉर्म में है। अब क्या हुआ? जैसे ही इस क्राई प्रोटीन है किसके पास है? ये लीफ के पास है, हमें पता है लीफ के पास है ये, है ना। अब जो इंसेक्ट है, सपोज ये यहाँ पर इंसेक्ट है, कौन सा वाला? वही कॉटन बॉल वॉर्म, जो वॉर्म है वो आया और इसने इस लीफ को खाया, ठीक है, इंसेक्ट ईट लीफ ऑफ कॉटन, ठीक है, इसने खाया इसको। क्या हुआ? इस इंसेक्ट के अंदर में ये प्रोटीन आ गई है अब, हाँ या ना, ये इनएक्टिव फॉर्म में आ गई, और
इस इंसेक्ट के अंदर जो इसका मिडगट रीजन है, ठीक है, वहां पर ये प्रोटीन एंटर कर गई, ठीक है, मिडगट रीजन के अंदर आ गई। इस मिडगट रीजन के पास में क्या है, अल्कलाइन पीएच है, ठीक है। दिस मिडगट रीजन हैव्स व्हाट, इट हैव अल्कलाइन पीएच, बेसिक पीएच है इसके पास में। और इस अल्कलाइन पीएच में आते ही ये प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो गई टॉक्सिन बीटी में, या बीटी टॉक्सिन कह लीजिए, या टॉक्सिन या ऐसे लिख दीजिएगा एक्टिव क्राई प्रोटीन में, ठीक है। क्राई प्रोटीन कैसी फॉर्म हो गई उसकी, अब ये एक्टिव हो गई, ठीक है, ये इस तरह से तैयार हो गई बनके। अब क्या हुआ, वहां पे जाकर के उसने वही स्टोरी क्रिएट करी, यानी कि जब ये टॉक्सिन, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेकर के आ रही हूँ अब इधर, ये गई है ना, तो इसने क्या किया, वही सेम जैसे एक्टिव हुई, इसने पोर्स क्रिएट करे, किसमें, एपिथेलियल सेल्स में ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट के, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट रीजन ऑफ दिस इंसेक्ट। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद में जो सेल्स थे एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, सेल्स बिकम स्वेलन हो गया सेल्स में, और अल्टीमेटली सेल लाइसिस हुआ, और ठीक है, जो इंसेक्ट था उसकी डेथ हो गई, इंसेक्ट डाई। ये घटना घटी, इस तरह से उन्होंने इसको यूज किया। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, बेटा प्लीज से यस और नो। ओके, नोट करिए इसे, अगर नोट कर लिया है तो बता दीजिएगा। हैव यू नोटेड डाउन? ओके, चलिए ठीक है। अब इस तरह से साइंटिस्ट ने वो जो बीटी का जो जीन था क्राइजीन, उसको यूज किया। अब इससे क्या होने लगा, अब इससे जो कॉटन था अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि अब बॉल बन रहा था अच्छे से, अच्छा वाला कॉटन बन रहा था, और प्रोडक्शन जो रेट था वो इंक्रीज हो रहा था, बट ये मेथड को यूज किया गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज पढ़ेंगे कि जो ये बीटी है, जो क्राई है, आई मीन जो बैसिलस thuringiensis है, ऐसे इसके पास कई सारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, अकेला स्पेसिफिक एक ही प्रोटीन नहीं होता है, और हर एक इंसेक्ट्स के लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। मतलब पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के लिए पर्टिकुलर टाइप्स के क्या होती हैं, क्राई प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जब इसको सक्सेसफुल हो गया ये कॉटन प्लांट में, फिर इसको यूज किया गया अलग अलग और भी प्लांट्स में, और फिर वो सभी प्लांट्स बना दिए गए। मैं यहाँ पर इसको नोटेड डाउन कर रही हूँ, ठीक है। फिर इसको बनाया गया, जैसे बीटी कॉटन बन गया, अब कॉटन जो था यहाँ पर यूज किया गया इसमें कॉटन में, ठीक है। और जो ये कॉटन प्लांट था, दिस वॉज, ठीक है। नाउ इसको क्या कंसीडर कर दिया गया, आइदर यू मे कॉल इट ट्रांसजेनिक प्लांट, और क्योंकि इसमें बीटी टॉक्सिन यूज हुआ है, इसीलिए इसको बीटी कॉटन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो बैसिलस thuringiensis है, या जो ये क्राई प्रोटीन है, ये इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक है, सिर्फ इंसेक्ट को किल करेगी, क्योंकि उन्हीं के पास में अल्कलाइन पीएच है, उनके मिडगट रीजन में। तो ये जो क्राई प्रोटीन है, दिस इज व्हाट, दिस इज इंसेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है, इंसेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन है ये, पहली बात। तो यहाँ पे जो ये बीटी कॉटन था, जो कॉटन प्लांट था, अब इसका यूज करके ये कैसा बन गया था, ये एक तरह से हम कह सकते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हो गया था, ठीक है। नाउ दिस बीटी कॉटन इट वाज इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है। ये एक इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हो गया, या इंसेक्टिसाइडल रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टीज के अंदर आ चुकी है, अब कुछ नहीं होगा इस प्लांट को, ठीक है। तो इसी बीटी का यूज किया गया फिर अलग अलग क्रॉप्स के लिए, जैसे बीटी राइस,
ठीक है, जैसे बीटी ब्रिंजल, जैसे बीटी कॉर्न, ठीक है, मक्का के लिए, और जैसे कि बीटी सोयाबीन, बीटी सोयाबीन ये अब यूज करे जाते हैं सब बहुत हाई रेट पे, जैसे कि बीटी टोमेटो, ठीक है, बीटी टोमेटो एंड बीटी पोटैटो, नाउ दे आर बीइंग टू यूज्ड, ठीक है, नाउ दीज प्लांट्स आर यूज्ड। अब ये सब के सब कैसे प्लांट्स हैं? ये सब भी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं, है ना, क्योंकि इस जीन के लिए आपने वही एग्रोबैक्टीरियम का यूज किया, फिर लाइगेट कराया, फिर इस प्लांट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया इस जीन को बाय यूजिंग दिस वेक्टर, फिर उस प्लांट के अंदर जाकर के उस जीन ने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाया, लेकिन अभी भी वो उस प्लांट के अंदर कैसे फॉर्म में है? प्रोटॉक्सिन फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में है। जब कोई इंसेक्ट इस प्लांट के लीफ को कंज्यूम करेगा, खाएगा, ईट करेगा, तो ये पूरी घटना घटेगी उसकी बॉडी के अंदर और इस तरह से उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर है? अब हमें ये देखिए, ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, हर एक प्लांट्स के लिए अलग अलग इंसेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉटन बॉल वॉर्म राइस के प्लांट को भी जाके अफेक्ट करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग प्लांट्स हैं और हर एक प्लांट्स के लिए स्पेसिफिक इंसेक्ट्स होते हैं, उनको किल करने वाले या उनको हार्म करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं। तो उन्हीं पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक बीटीज का यूज किया गया, स्पेसिफिक क्राई जीन्स का यूज किया गया। बस अब हम उसको लिखते हैं और उसके साथ में फिर क्लास को कंप्लीट करेंगे। ये रब कर दूं मैं पूरा, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हम बस एक दो के लिए लिखेंगे और उसके बाद में फिर जो अलग अलग ग्रुप के डिफरेंट बीटीज आर यूज्ड फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, उसको हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो चॉइस ऑफ जीन है, अच्छा एक चीज और, अभी जो हमने पूरी की पूरी कहानी पढ़ी थी उसमें क्या था? बीटी जो जीन है, दैट इज क्राई जीन जो है, वो हमारा डिजायर्ड जीन है, उसमें एग्रोबैक्टीरियम जो है वो वेक्टर है और जो कॉटन का प्लांट है वो होस्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा जो चॉइस ऑफ इंटरेस्ट है, चॉइस ऑफ जो जीन है जनरली वो डिपेंड करता है बेसिकली क्रॉप पर, ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि जो टाइप ऑफ इंसेक्ट है उस पर भी। तो यहाँ पे चॉइस ऑफ द जीन था आपका, वो बेसिकली क्या था? दैट वाज क्राई जीन, ठीक है। तो क्वेश्चन है चॉइस ऑफ जीन, ठीक है, दैट इज आपका डिजायर्ड जीन, जो क्राई जीन है, इंसर्ट जीन है, ठीक है, इज डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है जनरली? दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप, कि कौन से टाइप की क्रॉप है एक तो, एंड किस टाइप का वो इंसेक्ट है, एंड टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइप ऑफ इंसेक्ट। ये देखिए, हमें पता है, हम यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, एक मैंने आपको बताया कि 1 to 9 प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एक है आपकी क्राई 1AC, ठीक है, क्राई 1AC, और एक दूसरा एक और प्रोटीन होता है क्राई 2AB, ये दो जीन है, वही क्रिस्टल, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। ये दोनों जो आपके चॉइस ऑफ जीन है, ये किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप के लिए है? तो बेटा यहाँ पर जो टाइप ऑफ क्रॉप है वो तो कॉटन है, ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉप, यानी कि उसका तो आंसर हो जाएगा कॉटन के लिए हम इनको यूज करते हैं। फिर टाइप ऑफ इंसेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, तो टाइप ऑफ इंसेक्ट जो है वो क्या है? वो आपका वो जो बॉल नहीं बनने दे रहा है ना, दैट इज व्हाट? कॉटन बॉल वॉर्म, ठीक है, ये दोनों हैं आपके
टाइप ऑफ क्रॉप और टाइप ऑफ इंसेक्ट। ऐसे ही सेकेंड एक एग्जाम्पल हम बड़े सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। ये क्राई 1 है AC और क्राई 2 AB है। ऐसे यहाँ पर क्राई 1 AC है ये, ठीक है। तो जो क्राई 1 AC है ये किसके अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। इट एक्ट टू अगेंस्ट कॉर्न, ठीक है, कॉर्न बोरर वॉर्म, ठीक है, कॉर्न बोरर वॉर्म, ठीक है। या इसी को हम और भी क्या कह सकते हैं, स्टेम बोरर वॉर्म। तो ये तो हो गया बेटा इंसेक्ट, टाइप ऑफ इंसेक्ट है ये, ठीक है। दिस इज व्हाट अगेंस्ट टाइप ऑफ इंसेक्ट जो है, दिस इज आपका ये स्टेम बोरर वॉर्म कह लीजिए या कॉर्न बोरर वॉर्म कह लीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो क्रॉप है, टाइप ऑफ क्रॉप, वो कौन सी है, कॉर्न प्लांट है ना, बीटी कॉर्न। ये जो कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, ये जो मक्का है, ठीक है, उसका जो स्टेम होता है उसमें छेद कर देता है, बहुत ज्यादा होल क्रिएट कर देता है, ठीक है। और ठीक से उसका क्या नहीं हो पाता है, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ये जो है आपके जनरली चॉइस ऑफ जीन्स 1, 2 जो कॉटन के लिए है, और ये एग्जाम्पल्स के साथ हमने इनको डिस्कस किया है। तो हर एक पर्टिकुलर जो इंसेक्ट्स हैं, टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं, उनके लिए अलग अलग चॉइस ऑफ जीन की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसे यहाँ तक नोट करिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जनरली जो क्रॉप A1 क्राई 1 AC है, ये किसके अगेंस्ट वर्क करता है, कॉर्न प्लांट के अगेंस्ट। हैव यू नोटेड डाउन? बेटा नोट हो गया? ओके, ठीक है। अब हमें बस एक लास्ट टॉपिक छोटा सा है, मैं इसे रब कर देती हूँ और उसको फिर हम करके इस क्लास को फिनिश करते हैं यहीं पे आज। अब हमें ये देखना है, चलिए हमने देखा कि जो क्राई 1 AC है ये कॉटन प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके बॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, जो कॉटन बॉल वॉर्म है उससे। ऐसे ही क्राई 1 AB जो था वो कॉर्न प्लांट को, मेज प्लांट को जनरली क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो जो कॉर्न बोरर इंसेक्ट है, वॉर्म है, उसके अगेंस्ट, ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पे जनरली की जो बीटी टॉक्सिन होती है वो डिफरेंट टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए अलग अलग होती है, ठीक है। सो नाउ बीटी टॉक्सिन क्या है, जनरली डिफरेंट इंसेक्ट्स के लिए अलग होगी, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन इज फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के लिए, हर किसी ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के लिए अलग अलग तरह की बीटी जीन्स अवेलेबल हो चुके हैं आज के डेट में, ठीक है। वो जो बैक्टीरिया है उसके पास में अलग अलग बीटी टॉक्सिन्स हैं, कई सारी स्ट्रेन्स होती है, एक तो पर्टिकुलर नहीं होती है, ठीक है। उसमें हमें देखना है कि वो कौन कौन से हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं इंसेक्ट्स की, 3। तो उन 3 मेजर कैटेगरीज के लिए, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के लिए अलग अलग बीटी टॉक्सिन्स हैं, ठीक। सबसे पहला है लेपिडोप्टेरिन्स, फर्स्ट लेपिडोप्टेरिन्स, ठीक है। ये जो ग्रुप है इंसेक्ट का, इसके अंदर में बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ कि कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोबैको बॉलवॉर्म, टोबैको बडवॉर्म, ठीक है, और आर्मी बॉलवॉर्म, आर्मी वॉर्म। ये 2 इंसेक्ट्स हैं जनरली जो इस ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर आते हैं और इनके लिए अलग क्या है, पर्टिकुलर बीटी टॉक्सिन स्पेसिफिक अवेलेबल है, ठीक है। एक है कोलियोप्टेरिन्स, ये दूसरा एक और ग्रुप है इंसेक्ट का।
जिसके लिए यानी कि इसमें कौन आते हैं, बीटल्स आते हैं, ठीक है, इनके लिए भी स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन्स हैं। और एक और है आपका डायप्टेरेंस, ठीक है, डायप्टेरेंस, टेरेंस, RANS कर लीजिएगा यहाँ पे, ANS, ठीक है, टेरेंस, DANS, RANS सॉरी, ठीक है। तो जो डायप्टेरेंस हैं इसके अंदर कौन आते हैं, इसके अंदर आते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, मॉस्किटोज, TOES। तो ये 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स हैं जिनके अंदर आने वाले डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं एंड इन सभी इंसेक्ट्स के लिए डिफरेंट बीटी टॉक्सिन्स अब तक क्या हो चुकी हैं, क्रिएट हो चुकी हैं। अब देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। बीटी टॉक्सिन व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 2002, हाईली सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट है बीटी कॉटन। उसमें जो यूज करते हैं, किसका जीन यूज करते हैं, क्राइस जीन यूज करते हैं, बैसिलस thuringiensis का यूज करते हैं जो कि एक सॉइल बैक्टीरिया है। और किसके थ्रू करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम टिमिफेशियंस का TI प्लाज्मिड यूज करके करते हैं जो कि एक वेक्टर की तरह काम करता है। और किस तरह से वो प्रोटीन वर्क करती है इंसेक्ट पे, किस तरह से उस इंसेक्ट को किल किया जाता है, वो सारा प्रोसीजर हमने आज की क्लास में डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है जल्दी से हाँ या ना में रिस्पॉन्स करिएगा। Now I'm going to disconnect this class. If you have any doubt then please tell me yes or no. Means कोई डाउट नहीं है, सबका क्लियर हो गया, ठीक, नो डाउट, चलिए नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके आगे अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में, क्रॉप्स में। तो ये हमारा फर्स्ट जो बीटी था दैट वाज कंप्लीटेड। थैंक यू बेटा।